नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो पिछली क्लास में हमने दुग्ध दोहन, ठीक है, से संबंधित बातें की थी कि मिल्किंग के मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है, और मिल्क लेट डाउन किस तरह से होता है, कोलेस्ट्रम क्या है, क्या उसके फायदे हैं, ठीक है। तो अब हम जो एलपीएम के कुछ और अन्य टॉपिक हैं जो कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कॉमन रहते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, तो वहां से आगे चलते हैं कि भाई मिल्क लेट डाउन हो गया, ठीक, कोलेस्ट्रम भी हमने बच्चे को पिला दिया, ठीक। अब दुग्ध दोहन हम कर रहे हैं, बच्चे के दूध भी पिला रहे हैं और दूध भी ले रहे हैं। लेकिन यदि पशुपालक को यानी पूरा दूध चाहिए, ठीक है, या ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए दुग्ध को दोहन करना आवश्यक होता है, यानी पूरा दूध पशुपालक के लिए मिले, तो उसके लिए क्या करता है पशुपालक कि बछड़े को माँ से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो बछड़े के लिए अलग से ही जो पोषक तत्व उसके लिए आवश्यक होते हैं दुग्ध की तरह, ठीक है, उनको दिया जाता है और माँ से अलग रखकर बच्चे का पालन पोषण किया जाता है। तो शुरुआती अवस्था में, है ना, कुछ समय के बाद यानी पार्चुरेशन हुआ, बच्चा माँ का दूध पी रहा है, तो कुछ समय बाद जो बच्चा है उसको माँ से अलग रखकर पाला जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वीनिंग कहलाती है, ठीक है, कि जो बच्चा है उसे माँ से अलग रखकर, ठीक है, यानी मिल्क जैसे पोषक तत्व हम उसके लिए देते हैं बिना दूध पिलाए, माँ का दूध नहीं पिला रहे हैं उसके लिए, ठीक है, और माँ से अलग रखकर उसको पाला जा रहा है। तो यह विधि क्या कहलाती है? वीनिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी? वीनिंग कहलाती है। तो विनिंग क्या हो गई बेसिकली कि बच्चे को हम माँ के साथ नहीं रख रहे, उसे अलग रखकर पाला जा रहा है, ठीक है, बिना दूध पिलाए। क्यों? क्योंकि जिससे जो माँ है उसका पूरा दूध, जो फीमेल है उसका पूरा दूध पशुपालक के लिए मिल सके, ठीक है, और जो कितना दूध दे रही है सही मात्रा दूध की हमें पता चल सके, ठीक है। तो ये चीज, अब जो वीनिंग है यानी बच्चे को अलग करने की जो प्रक्रिया है, वह जो गाय है उसमें तो रहती है थोड़ी सी आसान, लेकिन भैंस में क्या रहती है? ये थोड़ी कठिन रहती है, ठीक है। भैंस में कैसी रहती है? कठिन रहती है, क्योंकि भैंस में मातृत्व का गुण थोड़ा सा, क्योंकि उस समय ज्यादा रहता है, इस वजह से, ठीक है। तो ये बात हो गई वीनिंग से रिलेटेड। वीनिंग बेसिकली क्या है कि जो बच्चा है उसे माँ से अलग रखकर हम पाल रहे हैं। इसकी अलग अलग एज के बारे में बात करेंगे एक साथ बाद में, ठीक। तो दूसरा टॉपिक आ गया अपना, क्योंकि गाय भैंस की बात करें तो बेसिकली लगभग जो बछड़े को अलग करने की उम्र है वो लगभग 90 दिन अ, होती है, ठीक है, वीनिंग की। अब बात करते हैं सींग रोधन की, डी बडिंग। डी बडिंग, डी मीन्स हटाना, ठीक है। क्या हो गया? हटाना। किसको हटाना? बड़। अब बड़ यानी कल का, और कल का किसकी है? सींग की। बड़ का मतलब क्या है? कल का, और ये कलकाएं किसकी हैं? सींग की, जिनसे आगे चल करके क्या बनना है? सींग बनना है। जिस तरह से फूल की कलकाएं होती हैं, आगे चल के क्या बनता है उनसे? फूल, ठीक है, फ्लावर बर्ड्स हो गई। और ये कैसी हैं? सींग कलकाएं, जिनसे आगे चलकर क्या बनता है? सींग बनता है। तो सींग की कलकाओं को नष्ट करना क्या कहलाता है? डी बडिंग कहलाता है, ठीक है। इसी को क्या बोल दिया जाता है? कलकारोधन या सींग रोधन कह दिया जाता है। क्या होता है ये कि जो छोटे बछड़े होते हैं, छोटे बछड़े या बछड़ियां जो होते हैं, उनमें शुरुआती अवस्था में, ठीक है, सींग कलकाओं को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि आगे चल करके सींग ना उगे या सींग ना उत्पन्न हो, ठीक है। तो वह अवस्था क्या कहलाती है? डी बडिंग कहलाती है।
छोटे बछड़े या बछड़ियों में जानवरों की सींग कलका को कैसे कर रहे हैं हम? जलाकर नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी विधियां हैं। तो मुख्य रूप से इसकी दो विधियां हैं। एक तो केमिकल विधि के द्वारा यानी रासायनिक विधि, और दूसरी है ताप विधि। सींग कलकाओं को जो नष्ट करने की विधियां हैं वो कितनी है? मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहली कौन सी है? रासायनिक विधि। ठीक है। और दूसरी कौन सी हो गई? ताप विधि या इलेक्ट्रिक विधि। क्योंकि इसमें जो विद्युत धारा है उसके द्वारा, यानी इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर है, उसको करंट में लगा करके टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है, और उस टेम्परेचर के द्वारा क्या किया जाता है? सींग कलका को नष्ट किया जाता है। ठीक है। और जो रासायनिक मेथड है उसमें कास्टिक पोटास, ठीक है, KOH, और कास्टिक सोडा NaOH, उनकी क्या होती हैं? छड़ें होती हैं। क्या रहती हैं? छड़ें रहती हैं, छोटी छोटी छड़ें रहती हैं। तो इन छड़ों को जो सींग कलका है उनके ऊपर घिसा जाता है। देखो किस तरह से। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर। ठीक है। ये केबल हो गई, तार हो गया, जिसके द्वारा इसमें टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है, और इसका जो आगे का भाग है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है। और इसको कंप्लीटली सींग कलका को कवर करके उस सींग कलका को जलाया जाता है इस तरह से। ठीक है। तो सींग कलका को कितनी देर के लिए जलाते हैं? ठीक है, मात्र 10 सेकंड के लिए। ठीक। तो मात्र 10 सेकंड के लिए, और इसका टेम्परेचर कितना रहता है? ये इंपॉर्टेंट है, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर होता है इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर का। यदि इसको सेल्सियस में बात करें तो लगभग 537 से 538 डिग्री सेल्सियस ये निकल कर आता है। ठीक है। 538 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है इसका? ये टेम्परेचर रहता है जिस पर सींग कलका को नष्ट किया जाता है। और कितनी देर रखते हैं इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर को सींग कलका के ऊपर? मात्र 10 सेकंड के लिए इसे रखा जाता है, 8 से 10 सेकंड के लिए रखा जाता है। तो जो सींग कलका है नष्ट हो जाती है, और उस जगह पर थोड़ा सा क्या निकल आता है? ब्लड निकल आता है। ठीक है। जो घाव बन जाता है रक्त के बहने की वजह से, क्यों सींग तलका को हमने जलाया है, तो आसपास के जो कुछ ऊतक नष्ट होते हैं उनको एंटीसेप्टिक लोशन के द्वारा वहां पर ड्रेसिंग कर दी जाती है। ठीक है। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर। जो कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास है उसमें क्या होता है? तो जो KOH है और NaOH है, क्या होता है? इनकी दोनों की छड़ें होती हैं। जिस तरह से अपनी चौक होती है ना, इसी तरह से इसकी छड़ें होती हैं। इन छड़ों को सींग कलका के ऊपर, किसके ऊपर? सींग कलका के ऊपर ऊपर घिसा जाता है। रब करते हैं, क्या करते हैं? घिसते हैं। तो सींग कलका को घिसते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सींग कलकाएं, जिस तरह से एक ही जगह पर हम पेन चलाते रहते हैं ना, घिसते रहते हैं, तो इस तरह से सींग कलकाओं को क्या किया जाता है? NaOH और KOH की छड़ से घिसा जाता है सींग कलकाओं को। तो घिसने से वो ऊतक नष्ट होने लगते हैं, सींग कलकाएं नष्ट होने लगती हैं। ठीक है। और इसको तब तक घिसते हैं सींग कलकाओं को, इन NaOH और या KOH की छड़ से, किसी एक से कर सकते हैं, कि जब तक उस जगह पर हल्की सा ब्लड की ऊजिंग ना हो जाए, यानी जो ब्लड है वो बाहर निकलना शुरू ना हो जाए, तब तक घिसते रहते हैं। ठीक है। और घिसने से पहले ये सावधानी रखी जाती है कि मान लो ये जानवर का हेड है, ठीक है, ये यहाँ पर सींग कलका है, तो इसके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर वैसलीन लगा ली जाती है। ठीक है। जिससे कि जो NaOH और KOH का जो कास्टिक नेचर है, जलाने का जो नेचर है, वो इसके आसपास के ऊतकों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, या घाव ज्यादा बड़ा ना बने, या शरीर पर अन्य जगह घाव ना बने। तो किसका उपयोग किया जाता है? सींग कलका के आसपास वैसलीन का। ठीक है। जिससे आसपास के क्षेत्र में क्या ना हो? घाव ना हो। ठीक है। अब घिस रहे हैं हम, पूरी तरह से तब तक घिसा जाता है
कि जब तक ब्लड ना निकले आए तब तक घिसते हैं, जब तक, कब तक, जब तक रक्त ना आ जाए, यानी हल्की सी जो ब्लड है वो बाहर ना आ जाए। ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि अब सॉफ्ट टिश्यू में जो भाप बनने लग गया, यानी सींग कलका पूरी तरह से अपनी नष्ट हो गई है। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहां पर यह ध्यान भी रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम घिस रहे हैं सींग कलका को, वो सींग कलका पूरी तरह से नष्ट होनी चाहिए, कहीं कोई उसका एक भी हिस्सा नहीं रहना चाहिए सींग कलका का घिसते समय। ऐसा ना हो कि कहीं कोई सींग कलका का कोई भी हिस्सा रह जाए, अन्यथा क्या होगा कि एक समय के बाद जैसे बछड़ा या बछड़ी बड़ी होगी, तो मतलब हम सही ढंग से यदि हम डीबडिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि जो बड़े होने पर बछड़े बछड़ी के जो सींग आएंगे वो कैसे आएंगे, टेढ़े मेढ़े आएंगे, आधे अधूरे आएंगे। ठीक है। तो सही ढंग से डीबडिंग ना करने पर क्या होगा, सींग टेढ़े मेढ़े आते हैं। सही तरीके से डीबडिंग ना होने पर सींग टेढ़े मेढ़े आते हैं। कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े आते हैं। ठीक है। तो इसलिए सींग कलका को पूर्णतः नष्ट करना आवश्यक होता है। ठीक। अब जब घाव बन गया, ब्लड ऊजिंग हो गई, तो वही हम उसको एंटीसेप्टिक लोशन की सहायता से, क्रीम की सहायता से उन घावों पर लेप कर दिया जाता है, ड्रेसिंग कर दी जाती है, और सींग क्या हो जाते हैं, एक समय के बाद ठीक हो जाते हैं। ठीक है। किस तरह से, देखिए इस तरह से ये डीहॉर्निंग के द्वारा की गई है, या फिर हम कर सकते हैं केमिकल जो कास्टिक जो NaOH और KOH की छड़ें हैं उनके द्वारा। तो इस तरह से ये नष्ट हो जाएंगी सींग कलकाएं। यहाँ पर हल्का सा ब्लड आ गया है, और इसके ऊपर क्या कर देते हैं हम, ड्रेसिंग कर देते हैं। ठीक है। तो जो यहाँ पर जिस तरह से अडहेसिव टेप लगाई गई है इसके ऊपर, जिससे कि और इन्फेक्शन ना हो इन घावों में, इस तरह से क्या कर दी जाती है, ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो बेसिकली जो डी बडिंग है वो कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो हो गया रासायनिक विधि, और दूसरी हो गई अपनी ताप विधि, या इसी को क्या बोल देते हैं हम, विद्युत विधि। ठीक है। विद्युत ताप द्वारा। ठीक। विद्युत ताप द्वारा में क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है विद्युत ताप विधि में, इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि विद्युत से चलता है। ठीक है। और इसको कितना टेम्परेचर होता है इसका, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, या लगभग 537 से 538 डिग्री सेल्सियस। और 8 से 10 सेकंड के लिए सींग कलका पर रखकर सींग कलका को जलाया जाता है। और रासायनिक विधि में कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा की जो छड़ें होती हैं उनके द्वारा सींग कलका को रब करके बार बार घिस करके नष्ट किया जाता है। ठीक। और जो सींग रोदन है मुख्य रूप से किनमें किया जाता है, संकर गाय के जो बच्चे हैं उनमें किया जाता है। ठीक है। किनमें किया जाता है, मुख्य रूप से संकर गाय के बच्चों में किया जाता है। ठीक है। और उम्र क्या है सींग रोदन करने की, लगभग 3 से 10 दिन के बीच में कल का रोधन कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो सींग कलका है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, कठोर होना शुरू हो जाती है, और कठोर होने के कारण उसको जलाना थोड़ा सा या उसे नष्ट करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इसलिए अर्ली स्टेज में ही सींग रोधन कर देना चाहिए, कल का रोधन कर देना चाहिए, नहीं तो सींग कलका क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, और उसे नष्ट करना कठिन होता है। और जब वो पूर्णतः नष्ट नहीं होगी तो क्या होगा, फिर वही टेढ़े मेढ़े सींग आएंगे। ठीक है। तो ये बात तो हो गई अपनी सींग रोदन के बारे में।
ठीक है, इस तरह से ये करते हैं इलेक्ट्रिक डी ऑनर के द्वारा। अब है डी हॉर्निंग। तो वो तो था डी बड़े, और ये क्या है, डी हॉर्निंग। डी माने हटाना, हॉर्निंग माने हॉर्न, यानी सींग को हटाना। ठीक है, तो जानवर को सींग विहीन करना क्या कहलाता है, डी हॉर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो जानवर के किसी कारण से, ठीक है, यदि जानवर के सींग को हटाया जाता है तो वह क्या कहलाता है, डी हॉर्निंग कहलाता है। और डी हॉर्निंग के लिए क्या करते हैं, ठीक है, मान लो हॉर्न कैंसर हो गया, या अन्य कोई बीमारी हो गई, या फिर जानवर को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए सींगों को हटाना पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या क्या कहा जाता है, उसे डी हॉर्निंग कहा जाता है। तो डी हॉर्निंग के लिए क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉर्नुअल कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। इससे क्या होगा कि जो सींग के आसपास का क्षेत्र है वो एनेस्थाइज हो जाएगा। ठीक है, एक ये एनेस्थीसिया देने का तरीका है कि जो नर्व ब्लॉक के द्वारा, तो इससे क्या होगा कि जो सींग के आसपास का क्षेत्र है वो कैसा हो जाएगा, संवेदनहीन हो जाएगा, और हम आसानी से सींग को हटा सकते हैं, जिससे जानवर को ना किसी प्रकार का दर्द होगा और ना ही जानवर ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, आसानी से हम सींग को हटा सकते हैं। और कॉर्नल नर्व ब्लॉक में क्या देते हैं, 2% लिग्नोकेन को दिया जाता है। ठीक है, तो जानवर को सींग विहीन करना क्या कहलाता है, डी हॉर्निंग कहलाता है। और डी हॉर्निंग में क्या किया जाता है, कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक किया जाता है। ठीक, और क्या दिया जाता है कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक में, 2% लिग्नोकेन दिया जाता है, और उसके बाद सींग को हटाया जाता है। ठीक, अब किसकी वजह से हटा सकते हैं, हॉर्न कैंसर की वजह से हटा सकते हैं, या किसी अन्य व्याधि के कारण हटा सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई डी हॉर्निंग के बारे में। तो डी बडिंग और डी हॉर्निंग दोनों चीजें क्लियर। अब बात करते हैं डॉकिंग। डॉकिंग किससे संबंधित है, पूंछ से, जानवर की, ठीक है, और विशेषकर कौन से, छोटे जानवर की। तो छोटे जानवरों की पूंछ को हटाना, यानी जो मुख्यतः इसमें बच्चे आ गए, जैसे भेड़ आ गया और कुत्ता आ गया, और मुख्यतः इसको किया जाता है, कुत्तों में किया जाता है। ठीक है, पूंछ को काटा जाता है। तो शुरुआती अवस्था में, यंग एज अवस्था में, मतलब जब कितना है, लगभग 7 दिन की उम्र है, तो शुरुआती अवस्था में ही भेड़ या कुत्ते की पूंछ को हटाना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। ठीक है, अब जो कुत्ते हैं उनमें क्यों किया जाता है, क्योंकि कुत्तों में क्या है कि थोड़ा सा, एक तो उनका लुकिंग सही हो जाती है, ठीक है, सुंदर दिखने के लिए, दिखाने के लिए जान कुत्तों को क्या की जाती है, डॉकिंग की जाती है। शुरुआती अवस्था में क्या था कि जैसे जर्मन शेपर्ड है, ठीक है, तो इसको कुछ जैसे रहते हैं ना कि जासूसी टाइप के कामों में काम में लिया जाता था। तो कहीं जा रहे हैं, तो झाड़ी वगैरह में कहीं जा रहे हैं, तो इसकी पूंछ होती है बड़ी, तो उस उद्देश्य से इसकी पूंछ को हटाया जाता था। ठीक है, तो क्या हो गया, एक तरह से डॉकिंग हो गई। भेड़ में पूंछ को हटाया जाता है, क्यों हटाया जाता है, क्योंकि भेड़ की जो पूंछ है वो एनल क्षेत्र, यानी गोबर पेशाब, उस पर ऊन रहती है, बाल ज्यादा रहते हैं, और गोबर पेशाब करने की वजह से वो क्या हो जाती है, पूंछ बार बार गंदी हो जाती है, और बार बार गंदी होने के कारण वह पूंछ को हिलाती है, तो पिछले वाले हिस्से की जो ऊन है उसकी, वो और खराब हो जाती है। यानी पूंछ की ऊन तो खराब हो ही रही है, लेकिन साथ साथ उसके पिछले वाले हिस्से की ऊन भी क्या रहती है, खराब हो जाती है। तो ऊन की क्वालिटी खराब ना हो, ठीक है, और ऊन सही बनी रहे, तो उसके लिए पूंछ को हटाया जाता है, विशेषकर भीड़ में। तो यह अवस्था क्या कहलाती है, पूंछ को हटाना ही क्या कहलाता है, छोटे बच्चों में डॉकिंग कहलाता है। और उसकी उम्र क्या है, 7 दिन पर पूंछ को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब अगला है पूंछ से रिलेटेड, एम्पुटेशन ऑफ टेल। एम्पुटेशन का मतलब होता है किसी अंग को शरीर से अलग करना। ठीक है, डॉकिंग भी कर रहे हैं लेकिन छोटे जानवरों को कर रहे हैं,
और यहाँ पर ये कर रहे हैं एम्पुटेशन ऑफ टेल बड़े जानवरों में, यानी जो पूंछ है उसमें किसी प्रकार का रोग हो गया, ठीक है, चोट लग गई, इस तरह की चोट लग गई कि पूंछ अब ठीक नहीं हो सकती, ठीक है, ब्लड सप्लाई किसी का वजह से अवरुद्ध हो गई, या वहां पर इंफेक्शन हो गया और गैंग्रीन हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में पूंछ को काटना आवश्यक हो जाता है। तो पूंछ को काट करके हटाना ही क्या कहलाता है, एम्पुटेशन ऑफ टेल कहलाता है। बड़े पशुओं में पूंछ में चोट लगने पर या गैंग्रीन होने पर पूंछ को हटाना क्या कहलाता है, एम्पुटेशन ऑफ टेल कहलाता है। इसमें जो चीरा दिया जाता है केवल आप ये इतना याद रखें, वी शेप में दिया जाता है, जिससे कि वहां पर जो पूंछ का बोन वाला हिस्सा है, ठीक है, जो उसकी कॉक्सिजियल वर्टिब्रा है, वो पूरी तरह से कवर हो सके स्किन फ्लैप के अंदर, तो सूचरिंग सही ढंग से हो सके, उस वजह से इसमें जो चीरा दिया जाता है वो किस शेप में दिया जाता है, वी शेप में दिया जाता है, ठीक है। अब है कास्ट्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में हम सर्जरी में भी बात करेंगे, सर्जरी में भी ये आता है और यहाँ भी है, ठीक है। देखिए क्या है कास्ट्रेशन, जो जानवर है, ठीक है, कोई भी मेल जानवर है, उसके स्पर्मेटिक कॉर्ड को काटकर या उसके जो टेस्टिज हैं उनको काटकर बाहर निकालना, या तो स्पर्मेटिक कॉर्ड को क्रश कर दो, ठीक है, काट दो, ठीक, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी और स्पर्मेटोजेनेसिस वहां पर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। या फिर हम क्या करेंगे, जो टेस्टिज हैं, वृषण हैं, ठीक है, उनको काट करके सर्जिकली उनको रिमूव कर दिया जाए, बॉडी से हटा दिया जाए, तो भी क्या होगा, टेस्टिज ही हट जाएंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, जानवर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहेगी, ठीक है। तो यही अवस्था क्या कहलाती है, बधियाकरण कहलाती है। देखिए अब, तो जानवरों की स्पर्मेटिक कॉर्ड किसे कह रहे हैं, यानी जो टेस्टिज के लिए, ठीक है, नर्व की, ब्लड की, ठीक है, और शुक्रवाहिनी जिसमें होकर के, यानी ये 7 कंटेंट होते हैं इसके, वो सभी स्पर्म से जुड़ी रहती हैं और सभी मिलकर के एक रस्सी नुमा संरचना बनाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। वो दबाकर या टेस्टीज को, किसको कर रहे हैं, टेस्टीज को बाहर निकालकर जानवर की शुक्र जनन की प्रक्रिया को बंद करना, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को बंद करना, जब शुक्राणु निर्माण ना हो, तो क्या कहलाता है, कास्ट्रेशन कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। इससे क्या होगा कि जो जानवर है उसके अंदर जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है वह क्या हो जाएगी, बंद, मतलब नष्ट हो जाएगी, वह उसकी क्षमता है वो नहीं रहेगी, वो संतान उत्पन्न कर सके, ठीक है। अब इस कास्ट्रेशन को करने के उद्देश्य क्या है, ठीक है, देखिए पहला है कि हम देखते हैं कि जिस तरह से डॉग्स हो गए, है ना, या फिर अपने आसपास देखिए आपकी बहुत सारे जो नर बैल हैं गायों के हैं, ठीक है, तो यदि वो क्या करते हैं कि अन्य जानवरों के साथ जो आवारा, मतलब मुख्य रूप से जो बेसहारा, जिनको आजकल कहते हैं ना कि आवारा शब्द यूज नहीं किया जाएगा, इनको क्या यूज किया जाएगा, क्या उनसा शब्द यूज किया जाएगा, निराश्रित, ठीक है, तो हम भी वही कर रहे हैं कि जो भी निराश्रित गाय हैं जो बाहर घूम रही हैं, तो उनके साथ समागम की प्रक्रिया करके, क्रॉसिंग करके क्या करते हैं, इनकी संख्या में वृद्धि करते हैं, पशुओं की संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो वहां पर इनकी जो पॉपुलेशन है, यही हाल कुत्तों में भी है, ठीक है, जो कुत्ते हैं, अ, देसी कुत्ते, उनकी पॉपुलेशन भी इसी तरह से बढ़ती है, तो इनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुत्तों में और जो देसी गाय में, है ना, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से बधियाकरण करते हैं, जिससे कि अवांछित नस्ल पैदा ना हो, ठीक है। तो अवांछित जानवरों की संख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से क्या किया जाता है, बधियाकरण किया जाता है। दूसरा, अपने पास मान लो हमने कोई नर पाल रखा है, ठीक है, अब उसको हमें खेती बाड़ी के काम में लगाना है, बाहर वाहक के काम में लगाना है, ठीक है, तो
यदि वह जननक्षम है तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा नॉर्मली, और वो कैसा रहेगा, उग्र रहेगा। तो वो तो गाड़ी में काम आने से रहा, बोझा ढोने में काम आने से रहा, ठीक है, वो बातें ही नहीं मानेगा। ठीक, तो फिर क्या कर दिया जाता है, उसका कास्ट्रेशन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वह कैसा हो जाता है, नम्र हो जाता है। ठीक है, डोसाइल हो जाता है। उसकी उग्रता खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, वधियाकरण किया जाता है। वधियाकरण के बाद ही गाड़ी वगैरह में, चाहे वो बैलगाड़ी हो, पाड़ा गाड़ी हो, कोई भी हो, उसके बाद ही उसे उसमें लगाया जाता है, नहीं तो गाड़ी कहीं जाएगी और जानवर कहीं जाएगा, है ना। तो जानवर को क्या बनाया जाता है, कास्ट्रेशन के द्वारा डोसाइल या नम्र बनाया जाता है और भार वाहक के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है मांस उत्पादन की, यानी जो मांस उत्पादन है उसकी गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए भी क्या किया जाता है, कास्ट्रेशन किया जाता है। इससे क्या होगा कि जब हम किसी नर जानवर को बधियाकृत कर देते हैं तो उसके बाद उसके शरीर में जो मीट का परसेंटेज है या जो मांस बनने की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है, ज्यादा मीट बनता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। ठीक है, इस मुख्यतः किसमें, जैसे बकरों में आपने देखा होगा, बकरों में, सुअरों में ये वधियाकरण किया जाता है, किस उद्देश्य से, कि मीट पर्पज के उद्देश्य से, जिससे कि बकरे से या मेढ़े से अच्छी गुणवत्ता का मीट मिल सके और ज्यादा मात्रा में मिल सके, क्योंकि जो भी वो खाना पीना खा रहा है वो अन्य शारीरिक क्रियाओं में ना जाकर इसमें कन्वर्ट होता है, मीट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कास्ट्रेशन का उद्देश्य क्या हो गया, अवांछित जानवरों की वृद्धि को रोकने के लिए, जानवर को दयालु बनाने के लिए, और मीट की गुणवत्ता को और उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जानवरों में, नर जानवरों में कास्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो मांस उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किसमें, बकरों में और मेढ़ों में, और साथ में सुअर में भी कास्ट्रेशन किया जाता है। और विदेशों में किसमें करते हैं, मुख्य रूप से जो बैल वगैरह में भी किया जाता है, विदेशों में। और अपने यहाँ जो बैल में कास्ट्रेशन किया जाता है वो किनमें, किस लिए किया जाता है, अवांछित जानवरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए। और ये भी किसमें किया जाता है, चाहे वो बफेलो बुल हो, ठीक है, गाय और भैंस के मेल में किया जाता है, जानवर को डोसाइल बनाने के लिए। ठीक, ये बात हो गई अपनी। अब देखिए कि जो कास्ट्रेशन है उसके प्रकार कौन कौन से हैं, है ना। तो कास्ट्रेशन के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, एक है ओपन मेथड और दूसरा है क्लोज मेथड। ठीक है, ओपन मेथड में क्या करते हैं हम, कि जो इसके टेस्टीज हैं, किसी भी जानवर के टेस्टीज हैं, उनको सर्जिकली, यानी सर्जरी के द्वारा या चीरा लगाकर उन टेस्टीज को यानी वृषण को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और जो दूसरा मेथड है कौन सा, क्लोज मेथड यानी बंद विधि, जिसमें कोई चीरा नहीं लगाया जाता, उसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड को, हम दोनों तरह की बात कर रहे हैं ना, कि कास्ट्रेशन जो किया जाता है, बधियाकरण जो किया जाता है, उसमें या तो स्पर्मेटिक कॉर्ड को दबाएंगे, ठीक है। और स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, कि इस तरह से मान लो कि ये टेस्टीज हैं, ठीक है, और इनके लिए इसके अंदर ये टेस्टीज, स्क्रोटम का टेस्टीज है, तो यहाँ पर इसके लिए ऊपर से क्या आती है, इसमें एक और रस्सीनुमा संरचना आती है। इस रस्सीनुमा संरचना में ही ब्लड आर्टरी होती है, ब्लड वेन होती है, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल होती हैं, और इसके अलावा इसमें नर्व होती हैं, शुक्र वाहिनी होती है। ठीक, तो ये मुख्य रूप से रहती हैं। तो अगर हम इसको क्रश कर देंगे, सिस्टमेटिक जो कॉर्ड है इसको नष्ट कर देंगे, क्रश कर देंगे, दबा देंगे, तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, नर्व का फ्लो रुक जाएगा, और यहाँ से जो स्पर्म बन रहे हैं वो भी ऊपर वापस नहीं जा पाएंगे, शुक्राशय के लिए नहीं जा पाएंगे। तो शुक्राशय के लिए शुक्राणु ऊपर नहीं जाएंगे तो आगे भी वो नहीं जा पाएंगे, है ना। और पहली बात तो क्या है कि ब्लड फ्लो रुक गया तो पोषण नहीं मिलेगा, और यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, शुक्र निर्माण की क्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है,
तो इस तरह से क्या है कि पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिसके द्वारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। दूसरा है टेस्टिज को हटाकर, अब यहां से बिल्कुल पूरी तरह से ही हटा दिया तो ऑटोमेटिक ही क्या हो गया, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जिसके अंदर हो रही है वही पूरी तरह से बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं इसके मेथड। अब कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं ये देखिए। ये सबसे परिचित होंगे आप, क्या कहते हैं इसको, बर्डीजो। बर्डीजो कास्ट्रेटर। बर्डीजो कास्ट्रेटर। ठीक है, किस तरह से करते हैं कि जो टेस्टिज है, ठीक है, टेस्टिज के लिए क्या आती है ऊपर से, यहाँ शुक्राशय रहता है पेल्विक कैविटी में। ठीक है, और यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड जाती है। अब एक टेस्टिज को फील करते हैं और एक साइड के टेस्टिज को पकड़ करके इसके अंदर, एक साइड के टेस्टिज को अंदर ले लिया जाता है और यहाँ बीच में ले ली जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब इसको दबाते हैं, इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, एक बार और दो बार ये दबता है। तो इससे क्या होता है कि एक बार यहाँ पे क्रश कर दिया और एक बार इससे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे या थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और फिर दोबारा से क्रश कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो इससे जो ब्लड सप्लाई है टेस्टिज के लिए पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है और यहाँ से जो स्पर्म है उनका जाना भी बंद हो जाता है, क्योंकि टेस्टिज के लिए ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया बर्डीजो कास्टेटर के द्वारा। और वही तरीका क्या है इलास्ट्रेटर के द्वारा। ठीक है, इलास्ट्रेटर क्या है कि एक तरह के ये रबड़ बैंड होते हैं जिनको जो रबड़ बैंड को इलास्ट्रेटर के द्वारा किसके ऊपर लगाया जाता है, दोनों टेस्टिज यानी स्क्रोटम के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। अब स्क्रोटम के ऊपर इस तरह से चौड़ा करके इलास्ट्रेटर के द्वारा इसके अंदर फंसा करके ऊपर लगा दिया हमने, और क्या होगा, ये पूरी तरह से क्या कर देगा, उसको कंप्रेस कर देगा और धीरे धीरे मतलब जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वहां से ब्लड सप्लाई अवरुद्ध होती जाएगी। कम, पहले तो कम ब्लड आएगा, फिर और कम आएगा, फिर धीरे धीरे क्या है पूरी तरह से ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और टेस्टिज की जो ग्रोथ है, पोषण मिलना है, वो बंद हो जाता है और टेस्टिज ऑटोमेटिक डिजनरेट हो जाते हैं, या ये कहीं कि उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, कास्ट्रेशन कहते हैं। ये तो हो गई अपनी कौन सी विधि, जो बंद विधि है, क्लोज विधि है। ठीक है, दूसरी है अपनी सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में, या जिसे हम बोलते हैं खुली विधि, इसमें सर्जिकली चीरा लगाकर टेस्टिज को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो किसके बारे में बात हो गई अपनी, बधियाकरण के बारे में बात। ठीक, अब देखिए, अब अलग अलग जानवरों में, ठीक है, बधियाकरण और वीनिंग। वीनिंग हमने बात की थी, किसे कह रहे थे कि माँ को, वो सॉरी, बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना बिना दूध पिलाए। ठीक है, जहाँ बच्चे को हम या बछड़े को दूध नहीं पिला रहे हैं और उसे को माँ से अलग रख करके पाल रहे हैं बिना दूध पिलाए, तो वह अवस्था क्या कहलाती है, वीनिंग कहलाती है। किस उम्र पर, किन किन जानवरों में किस उम्र पर वीनिंग करनी चाहिए, यानी कब तक हमें दूध पिलाना चाहिए और कितने समय के बाद, कितने दिनों के बाद उस बच्चे को माँ से अलग कर देना चाहिए, तो वह कहलाती है वीनिंग उम्र। दूसरा है बधियाकरण। बधियाकरण में यानी स्पर्मेटिक आर्टरी को रस करके या टेस्टिज को हटा करके जानवर को, मतलब प्रजनन के अयोग्य करना, या ये कहें कि उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को बंद करना, क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। तो बधियाकरण हमें किस उम्र में करना चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बछड़े की। ठीक है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। ठीक है, तो इसमें बधियाकरण की उम्र क्या है, 8 से 10 सप्ताह। ठीक है, 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर जो बछड़ा है, मेल है, उनमें क्या कर देना चाहिए, हमें बधियाकरण कर देना चाहिए। और वीनिंग लगभग 90 दिन की उम्र पर, यानी लगभग 3 महीने के बाद जो बछड़ा है
उसे माँ से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये वीनिंग की उम्र हो गई। यानी बकरी के बच्चों में किस उम्र पर करनी चाहिए वीनिंग और बधियाकरण? ठीक है, 3 वीक पर, 3 सप्ताह पर। ठीक है, और वीनिंग कब करनी चाहिए? 12 से 16 वीक पर। ठीक है, अब नॉर्मली जो 1 महीना उसमें कितने वीक होते हैं? 4। तो 4 से अगर हम लगाएं तो कितना मंथ हो गया? 3 से लेकर के 4 महीने बाद। ठीक है, 3 से लेकर के 4 महीने बाद बकरी के बच्चे में क्या करा देनी चाहिए? वीनिंग करा देनी चाहिए। इसी प्रकार से जो मेमना है, भेड़ का बच्चा है, भेड़ के बच्चे में, जिसको क्या बोल सकते हैं हम? लैम्ब। लगभग 2 सप्ताह के बाद। ठीक है, कितना? 2 सप्ताह की उम्र पर क्या करा देना चाहिए हमें? बधियाकरण करा देना चाहिए। और वीनिंग लगभग 14 सप्ताह। तो वही आ गया इसमें भी लगभग, यानी लगभग 3.5 मंथ आ गया। ठीक है, तो वही लगभग दोनों की एज तो सेम होती है इनकी, किड और जो लैम्ब की। बकरी का बच्चा और जो भेड़ का बच्चा है, लगभग 3 से 4 महीने के बीच में क्या करा देनी चाहिए? इनकी वीनिंग करा देनी चाहिए। और मेमने में 2 मंथ पर, वो सॉरी 2 वीक पर बधियाकरण करा देना चाहिए। और बकरी के बच्चे में 3 सप्ताह की उम्र पर बधियाकरण करा देना चाहिए। ठीक। पिगलेट, पिगलेट यानी सुअर के बच्चों में, तो सुअर के बच्चों में 1 सप्ताह के अंदर अंदर बधियाकरण करा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ही सुअर के बच्चों में ज्यादा बेटर रहता है वीनिंग कराना, वो सॉरी बधियाकरण करना। ठीक है, और लगभग 8 सप्ताह की उम्र पर क्या करा देना चाहिए हमें? वीनिंग करा देनी चाहिए सुअरों में। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें कि जो अलग अलग जानवरों में बधियाकरण की, ठीक है, और वीनिंग की उम्र क्या होती है। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है कि देखो दो तरह की चीजें हैं। हम पढ़ते हैं जानवरों की यूनिट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों चीजों में। एक तो है लाइव स्टॉक यूनिट, और एक है कि जो फार्म यूनिट। ठीक है, कि यानी कितने मेल पर, सॉरी कितनी फीमेल पर एक मेल होना चाहिए, तो उसे तो बोलते हैं हम जानवरों की इकाई। ठीक है, कोई भी फार्म यूनिट हो गई है तो एक तरह से ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो फार्म यूनिट हो गई है तो, और एक होती है लाइव स्टॉक यूनिट। ठीक है, पशुधन इकाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक यूनिट कहते हैं। तो इसीलिए मैंने दोनों चीजों को एक साथ लिखा है। ठीक है, यानी कितने जानवर के, कौन से कितने जानवरों के बराबर होते हैं, आपस में इनकी मैचिंग की जाए। तो जैसे पशुधन इकाई की बात करें, तो एक गाय या भैंस कितने बछड़ों के बराबर होती है? 3 बछड़ों के बराबर इसकी यूनिट, मतलब एक यूनिट किसे कहेंगे? एक गाय को। ठीक है, पशुधन इकाई में जो गाय या भैंस की यूनिट बनेगी वो केवल सिंगल जानवर जो है वो एक यूनिट कहलाएगा। ठीक है, पशुधन इकाई के अंतर्गत। और एक गाय या भैंस कितने बछड़ों के बराबर रहेगी? 3 बछड़ों के बराबर। एक गाय या भैंस कितने भेड़ बकरियों के बराबर रहेगा? चाहे तो 5 भेड़ हों, चाहे 5 बकरी हों, ये आपस में एक दूसरे के बराबर रहेंगे। वहीं सुअरों की बात करें तो 2 सुअर 5 भेड़ बकरियों के बराबर रहते हैं, 3 बछड़ों के बराबर होते हैं, और एक गाय के या एक भैंस के बराबर होते हैं। तो ये इनका जो आपस में कंपैरिजन है, ठीक है, एक दूसरे से मतलब जो कंपैरिजन है, एक गाय का 3 बछड़ों के साथ, ठीक है, एक गाय का 5 भेड़ों के साथ, या एक गाय का 2 सुअर के साथ, या इन सभी का आपस में एक दूसरे के साथ, ये क्या कहलाता है? पशुधन इकाई कहलाता है। ठीक है, वहीं हम बात करें कि कोई भी हम फार्म शुरू करने वाले, ठीक है, तो उसके लिए मेल और फीमेल दोनों चाहिए। उनकी पॉपुलेशन भी हमें आगे बढ़ानी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? नर की आवश्यकता पड़ती है। तो कितने नर पर कितनी फीमेल की हमें आवश्यकता पड़ेगी, पहली चीज तो ये। या फिर हमें एक मिनिमम उत्पादन लेना, एक फार्म शुरू करना जिससे हम उत्पादन ले सकें,
तो वहां पर कितने पशु अपने होने चाहिए? देखो, यदि गाय की बात करें तो एक गाय या भैंस जो कैसी हो, दूध देने वाली, यदि एक भैंस या एक गाय जो दूध दे रही है, वो किसके बराबर है? एक फार्म यूनिट के बराबर है। ठीक है। वहीं बात करें कि एक ऊंट और एक उसके साथ क्या लगी हुई है? गाड़ी लगी हुई है। ठीक है, कैमल कार्ट है। तो यदि उसके साथ एक गाड़ी भी है और ऊंट भी है, यानी ऊंट गाड़ी, तो दोनों क्या बोलेंगे? एक फार्म यूनिट कहा जाएगा। भेड़ बकरियों की बात करें, ठीक है, तो 10 तो बकरियां और एक बकरा, ये किसके अंतर्गत आएंगे? एक यूनिट के अंदर आएंगे। 30 भेड़ और एक रैम यानी एक मेढ़ा किसके अंतर्गत आएंगे? एक यूनिट के अंतर्गत आएंगे। वहीं 100 मुर्गी हैं, यानी एक तरह से लेयर की बात कर रहे हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आएंगी? एक यूनिट के अंतर्गत आएंगे। और ब्रूडिंग यूनिट यानी ब्रॉयलर, मुख्य रूप से तो वहाँ छोटे छोटे जो चूजे हैं, यदि वो 250 हैं, उनकी संख्या कितनी है? 250 है, तो वो भी क्या माने जाएंगे? एक यूनिट माने जाएंगे। ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी जानवरों की इकाई या यूनिट, और दूसरा हो गया पशुधन इकाई। पशुधन इकाई में पशुओं का आपस में कंपेरिजन है कि एक पशु दूसरे कितने पशुओं के बराबर है। ठीक है। तो इनका आपस में कंपेरिजन क्या कहलाता है? पशुधन इकाई कहलाता है। और जो कोई फार्म की शुरुआत कर रहे हैं तो वहां पर ये क्या है? फार्म यूनिट हो गई एक तरह से। ठीक है। अब देखिए, बधियाकरण पढ़ा था हमने। ठीक है। तो बधियाकरण का जो उद्देश्य था, हमने बात की थी, क्या था? एक तो अनवांटेड जो पॉपुलेशन है, अनियंत्रित पशुओं की जो संख्या है, जो कि अच्छी क्वालिटी के नहीं है, उनकी पॉपुलेशन को नियंत्रित करना। दूसरा था मीट क्वालिटी को बढ़ाना और मीट की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है। तो अब जो गाय है, ठीक है, गाय का क्या रहेगा? बुल रहेगा। तो गाय प्रकार का जो जानवर है उसमें जो बधियाकृत नर है, जिसका हमने क्या कर दिया है? बधियाकरण कर दिया है, तो वो क्या कहलाता है? या तो उसको बुलक कहेंगे, या हम उसे स्टीयर कहेंगे। ठीक है। या तो हम क्या कहेंगे उसे? बुलक, या फिर क्या कहेंगे? स्टीयर। ठीक है। और गाय का यदि बधियाकृत मादा है, तो मादाओं में तो सभी में क्या शब्द यूज होता है? स्पेड यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, स्पेड क्या है, कैसे है। पहले मेल की बात कर लें हम। तो गाय में जो बधियाकृत नर है वो क्या है? बुलक और स्टीर। ठीक। अब जो बुलक है, बुलक शब्द यूज होता है कि यदि हम जो नर है उसको किसके लिए काम में ले रहे हैं? भार वाहक के काम में ले रहे हैं। भार वाहक के रूप में काम में लिया जाता है नर को, या भार वाहक के उद्देश्य से जब नर को क्या किया जाता है? बधियाकृत किया जाता है, तो उस बैल को हम क्या कहते हैं? बुलक कहते हैं। स्टीयर जब मीट पर्पज से, मांस के उद्देश्य से बैल को बधियाकृत किया जाता है, मुख्यतः विदेशों में, है ना, तो जो मतलब मेल है उसको मीट के उद्देश्य से बधियाकृत किया जा रहा है, तो तब उसे हम क्या कहते हैं? स्टीर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वेडर या वेदर। ठीक है, ये स्पेलिंग दोनों की थोड़ी सी इस तरह रहती है। तो वेडर या वेदर, ये किसके लिए जो होते हैं? दोनों ही शब्द, और बकरी के लिए भी और भेड़ के लिए भी। ठीक है, वेदर बकरी के लिए हो जाता है और वेडर और वेदर दोनों भेड़ के लिए। तो बधियाकृत नर वेदर या वेडर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़े में गेल्ड या गेल्डिंग, जितने भी घोड़े वंश के जानवर हैं, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, ठीक है, तो इनमें जो बधियाकृत नर है, ठीक है, उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? गेल्ड या गेल्डिंग यूज किया जाता है। तो बधियाकृत जो घोड़ा है वो क्या कहलाता है? गेल्ड कहलाता है। नेक्स्ट है सुअर। सुअर में हॉग, स्टैग और बैरो। ठीक है, ये तीन चीजें हैं।
ठीक है। और तीनों में ही जो क्या नाम है सुअर है, ये कैसा है, बधियाकृत होता है। ठीक है। तो बैरो क्या है, पहले हॉक की, जैसे हॉक, बैरो और स्टैग है। ठीक है। तो हॉक किसे कह रहे हैं, हॉक कह रहे हैं कि मीट के उद्देश्य से। ठीक है। इसमें जो सुअर है, किसके उद्देश्य से कास्ट्रेटेड किया जा रहा है हॉग में, मीट के उद्देश्य से सुअर को क्या किया जा रहा है, बधियाकृत किया जा रहा है। ठीक है। और जो स्टैग है, स्टैग में मीट का कोई उद्देश्य नहीं होता है। जबकि जो बैरो है, बैरो में भी हम मीट के उद्देश्य से जो सुअर है उसको बधियाकृत करते हैं। देखो, मीट के उद्देश्य से, ठीक है, जब सुअर को क्या किया जा रहा है, बधियाकृत किया जा रहा है, लेकिन कब, प्यूबर्टी की एज पर, प्यूबर्टी उम्र पर। ठीक है। तो वो तो क्या कहलाएगा, हॉक कहलाएगा। ठीक है। और बैरो में, मीट के उद्देश्य से ही क्या कर रहे हैं हम, बधियाकृत कर रहे हैं, लेकिन कब, प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी से, जैसे हम देख रहे थे ना कि 7 डेज की उम्र पर ही कर रहे हैं, प्यूबर्टी से पहले, तो वो तो क्या कहलाएंगे, बैरो। और जब वयस्क होने की उम्र आई और तभी हमने उसको क्या किया, बधियाकृत किया, तो वो क्या कहलाएगा, हॉक कहलाएगा। एक है अगला, स्टैग। जब सुअर ओल्ड हो गया, यानी वयस्क होने के बाद, वयस्क होने के बाद कास्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है, बधियाकरण किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, स्टैग कहलाता है। ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी आप तो यही याद रखें कि सुअर के लिए क्या कहा जाता है, हॉग भी सुअर के लिए यूज किया जाता है, स्टैग भी सुअर के लिए यूज किया जाता है, और बैरो भी किसके लिए यूज किया जाता है, सुअर के लिए यूज किया जाता है, जो बधियाकृत मेल होते हैं। ठीक है, कास्ट्रेटेड मेल होते हैं। कुत्ते की बात करें, कुत्ते में जो कैस्ट्रेटेड डॉग है उसको क्या बोला जाता है, अल्टर्ड डॉग। क्या कहते हैं, अल्टर्ड डॉग कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। और मुर्गी में जो मेल है, उनको हम कह रहे थे बधियाकृत जो मेल होते हैं वो क्या बोलते हैं, कैपॉन होते हैं। अब जो जितनी भी फीमेल हैं, इनके लिए कौन सा शब्द यूज किया जा रहा है, स्पेड। ठीक है। और यहीं पर एक टर्म आती है, स्पेइंग। स्पेइंग किसे कहते हैं, मादा के गर्भाशय, ठीक है, या ये कहेंगे शुरुआत करते हैं हम, तो कोई करे, मादा के अंडाशय, यानी ओवरी, अंडाशय, अंडवाहिनी, व गर्भाशय को जब हम एक साथ हटा रहे हैं तो इसको क्या बोला जाता है, हिस्टेरेक्टोमी कहता है। क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। और ऐसी मादाओं को जो प्रजनन करने में सक्षम नहीं है, इस तरह से हमने कर दिया, तो वही मादाएं क्या कहलाती हैं, स्पेड मादाएं कहलाती हैं। ठीक है। ओवरी को हटाना ही मुख्य रूप से क्या कहला रहा है, स्पेइंग कहला रहा है। ठीक है। और इसको क्या बोल लेते हैं, ओवेरो हिस्टेरेक्टोमी। जब सभी को एक साथ हटा दिया तो ओवेरो हिस्टेरेक्टोमी से कहा जाता है। ठीक है।
तो ऐसी मादा जो बच्चे पैदा करने में कैसी है, सक्षम नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, स्पेड मादा कहलाती है। ठीक है, ये बात हो। नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या किया था कि जो जानवर थे, मेल थे, उनको किस पर्पज से हम वधियाकृत कर रहे थे, मीट के उद्देश्य से भी कर रहे थे। तो अब जो अलग अलग जानवरों का मीट है वो किस नाम से जाना जाता है। देखिए, गाय का जो मीट है वो किस नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं उसको, बीफ कहते हैं। जो भैंस है क्या कहलाता है, बफन, या क्या कह देते हैं उसे, कैरा बीफ कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कैरा बीफ। और फिर होता है बछड़ा। तो बछड़े का जो मीट है वो क्या कहलाता है, व्हील कहलाता है। क्या कहलाता है, व्हील कहलाता है। और भेड़ और बकरी, भेड़ का क्या कहलाता है, मटन। भेड़ का जो मीट है क्या कहलाता है, मटन। ठीक है। और बकरी का चिबॉन, बकरी का मीट क्या कहलाता है, चिबॉन कहलाता है। सुअर का पोर्क कहलाता है। क्या कहलाता है सुअर का, पोर्क। अब सुअर में हम आगे बात करेंगे कि इसके अलग अलग और मीट पार्ट होते हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाए, जैसे हैम हो गया, बेकन हो गया, जॉल हो गया। ठीक है, तो कौन से भाग के मीट को क्या कहते हैं वो आगे बात करेंगे थोड़ा सा। तो लेकिन सुअर का जो पूरा मीट है, बॉडी मीट है, उसको नॉर्मल किस नाम से जाना जाता है, जनरली पोर्क के नाम से जाना जाता है। और पोल्ट्री का चिकन किसके नाम से जाना जाता है, चिकन के नाम से जाना जाता है। खरगोश का गेम किसके नाम से जाना जाता है, गेम। अब घोड़े का, ठीक है, ऐसा कोई ये यूज में नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी इसके लिए एक नाम दिया गया है, चिवेलाइन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, चिवेलाइन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मीट। तो इसमें मुख्य रूप से बछड़ों का, ये तो हम पहले काफी बार पढ़ चुके हैं कि गाय के मीट को क्या कहते हैं, हम बीफ कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर काफी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, जो एक धार्मिक मुद्दा भी बनता है कि भाई गाय का मीट अपने यहाँ नहीं खाया जाता है। ठीक है, और वो चीज हो गई है, उसके क्या बोल देते हैं हम, बीफ। दूसरा जो भैंस का मीट है उसको बफन कहते हैं, या कैरा बीफ के नाम से जाना जाता है। और जो छोटे बछड़े होते हैं, ठीक है, चाहे वो गाय के हों चाहे भैंस के हों, उनका जो मीट है वो क्या कहलाता है, व्हील कहलाता है। और भेड़ का मीट मटन, बकरी का चिबॉन, सुअर का पॉर्क, पोल्ट्री का चिकन, खरगोश का गेम, और घोड़े का चिबलाइन कहलाता है। ठीक है, अब आपने दो शब्द और सुने होंगे, एक तो होता है रेड मीट, ठीक है, और एक होता है व्हाइट मीट। ठीक है, तो रेड मीट और व्हाइट मीट, तो दोनों क्या चीज होते हैं। ठीक है, तो रेड मीट जो है, मतलब बेसिकली जो मीट का कलर है, मांसपेशियों, मांसपेशी तो है मीट में, है क्या चीज, और मांसपेशियों में क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो मायोग्लोबिन के कारण ही जो मीट है उसका जो रंग है वो कैसा आ जाता है, रेड कलर का होता है। तो जितने भी जो जानवर हैं, ठीक है, इनका जो मीट है, जानवरों का जो मीट है वो किसकी कैटेगरी में आता है, रेड मीट के अंतर्गत आता है। जबकि जो पोल्ट्री का है, क्योंकि इसके मांसपेशियों में मायोग्लोबिन कम होता है, पोल्ट्री हो गया या चिकन हो गया, तो ये क्या है, व्हाइट मीट के नाम से जाना जाता है। तो जानवरों का जो मीट है, ठीक है, मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, रेड मीट के नाम से जाना जाता है। और पोल्ट्री का जो मीट है वो किस नाम से जाना जाता है, व्हाइट मीट के नाम से जाना जाता है। बेसिक जो कारण है वो मायोग्लोबिन कंटेंट है। तो मायोग्लोबिन कंटेंट जो है रेड मीट में अधिक पाया जाता है, और जो व्हाइट मीट है, पोल्ट्री का जो मीट है, उसमें क्या रहता है, ये कम होता है। ठीक,
देखो, अभी बात कर रहे थे कि जो सुअर का जो मीट है नॉर्मली, वो क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। लेकिन अलग अलग जो इसके भाग हैं, ठीक है, जैसे गले वाला जो भाग है, जबड़े के गर्दन वाला भाग, इस तरह से नीचे का जो ये भाग है यहाँ का, तो इस वाले भाग का जो मीट है वो क्या कहलाता है? जॉल कहलाता है। और जांग वाले भाग का जो मीट है वो क्या कहलाता है? हेम कहलाता है। और बेली यानी नीचे वाला जो नेवल फ्लैप के आसपास, यानी अगले और पिछले पैरों के बीच का जो नेवल फ्लैप वाला हिस्सा है, वो वाला भाग का जो मीट है पसलियों से थोड़ा सा पीछे और नीचे वाला भाग, क्या कहलाता है? बेली। और ये वाला भाग का जो मीट है ये क्या कहलाता है? बेकन। क्या कहलाता है? बेकन। और ये क्या हो गया? हैम। और ये जॉल, जाउल बोल दो या जॉल बोल दो, ठीक है। देखो किस तरह से होता है। देखो ये बेली वाला भाग हो गया रिब्स के नीचे और आगे से लेके पीछे तक का। तो ये तो पूरा वाला भाग बेली वाला बेकन। और ये पीछे वाला पूरा भाग, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का, सॉरी ये यहीं तक हो जाता है इस वाले भाग तक। तो जो जांग वाला है ये वाला भाग क्या कहलाता है? हेम कहलाता है। और इस क्षेत्र के जो मीट हैं उसको क्या कहते हैं? हेम कहते हैं। और गर्दन का ये वाला भाग, ठीक है, नीचे नीचे, तो ये क्या कहलाता है? जॉल कहलाता है। तो ये वाला मीट क्या कहलाता है? जॉल। अब इनको सबको कंबाइंड रूप से जो मीट है सुअर का, उसे हम क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। ठीक है, सुअर के जो मीट है उसको कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं? पोर्क कहते हैं। ठीक, ये बात हो गई। तो अब हमने क्या क्या चीजें पढ़ी आज? शुरुआत में डीवर्डिंग से शुरुआत की थी, सॉरी वीनिंग से शुरुआत की थी हमने। ठीक है, वीनिंग क्या कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं हम? कि जो नर है, सो नर क्या, बछड़े बछड़ी जो छोटे बच्चे हैं उनको माँ से अलग रखकर जब पाला जाता है, ठीक है, और कैसे? बिना दूध पिलाए, तो व्यवस्था क्या कहलाती है? वीनिंग कहलाती है। ठीक है, बस इतना सा है, वीनिंग की अलग अलग जानवरों में अलग अलग उम्र है। ठीक। दूसरा पढ़ा था हमने डीबडिंग। डीबडिंग, पहले वीनिंग में क्या था कि जो गाय में आसान होती है और भैंस में वीनिंग कठिन होती है। डीबडिंग, सींग पलका को हटाना। क्यों हटा रहे हैं? कि जिससे कि भैंस वगैरह जो है आपस में लड़ें तो किसी को चोट ना पहुंचे, जानवर लड़ रहे हैं, दिखने में सुंदर लगे। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है कि जो सींग कलका को हटा किस तरह से रहे हैं हम? दो तरीके हैं अपने पास। एक तो है रासायनिक विधि और एक है ताप विधि। ताप विधि में हम जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर के द्वारा ताप उत्पन्न किया जाता है और सींग कलका को हम उस ताप के द्वारा नष्ट करते हैं। तो जो डीहॉर्नर का ताप होता है वो कितना होता है? 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या सेल्सियस में बात करें तो 537 से 538 डिग्री सेल्सियस ये होता है। और 8 से 10 सेकंड तक हम सींग पलका पर रखते हैं। ये सींग पलका को नष्ट कर देता है। उस जगह पर थोड़ा सा ब्लड निकल आता है, उसे हम एंटीसेप्टिक लोशन की सहायता से ड्रेसिंग करके सही करते हैं। ठीक है, इसी तरह से केमिकल मेथड में, रासायनिक विधि में KOH या NOH की छिड़काव उपयोग करते हैं और सींग कलका के ऊपर तक घिसते हैं जब तक कि हल्की सी ब्लीडिंग या रक्त बाहर ना आ जाए। और सेम एंटीसेप्टिक लोशन की सहायता से वहां पर ड्रेसिंग करते हैं और उस घाव को ठीक करते हैं। और सींग कलका को हमेशा पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी एक साइड में कहीं घिसते समय रह जाए रासायनिक विधि में, तो क्या होगा? बाद में टेढ़े मेढ़े सींग आएंगे, ठीक है, पूरे सींग भी नहीं आएंगे। ठीक है। और किन में किया जाता है? मुख्य रूप से संकर गायों में ये किया जाता है। अर्ली एज में करना चाहिए सींग रोधन। क्यों? क्योंकि उसके बाद 3 से 10 दिन के बाद क्या होगा? सींग कलका कठोर हो जाएगी और उसे नष्ट करना थोड़ा क्या होगा? कठिन होगा। पूरी तरह से सींग कलका नष्ट नहीं होगी और जो सींग आएंगे वो टेढ़े मेढ़े आएंगे। ठीक है, उससे जानवर और भी भद्दा लगेगा। अब देखिए, ये तरीके हो गए। फिर था डी हॉर्निंग। ठीक है, हॉर्न में किसी तक टूट गया, कुछ हो गया, या हिसिंग को हमें हटाना है, तो उसे क्या बोलते हैं? डी हॉर्निंग। डी माने हटाना, हॉर्न माने हॉर्न। किस कौन सी विधि अपनाई जाती है? मतलब कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक के द्वारा डी हॉर्निंग की जाती है। कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक में क्या दिया जाता है? 2% लिग्नोकेन दिया जाता है। ठीक है। फिर था डॉकिंग। डॉकिंग किन में की जाती है?
छोटे बच्चों में की जाती है। मुख्य रूप से किन में की जाती है? भेड़ों में और कुत्तों में ये की जाती है। उद्देश्य क्या है? कुत्तों में तो थोड़ा सा उनको अच्छा लुक देने के लिए, या जो स्पाई टाइप के जासूसी प्रकार के जो कुत्ते जिनको काम में लिया जाता है, वो उनको कहीं ले जाया जाए तो झाड़ी वगैरह में उनकी पूंछ के बाल ना अटकें, ठीक है, और आवाज उनकी पूंछ की हिलने की वजह से आवाज ना हो, ठीक है, उस उद्देश्य से की जाती है और लुक के हिसाब से की जाती है। भेड़ों में ऊन की क्वालिटी खराब ना हो पूंछ के बालों की और पिछले वाले हिस्से की, उसके उद्देश्य से डॉकिंग की जाती है। शुरुआती अवस्था में लगभग 7 दिन की उम्र पर डॉकिंग कर देनी चाहिए। ये तो हो गई, यानी छोटे बच्चों में पूंछ को हटा रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? डॉकिंग। यदि पूंछ में किसी प्रकार की व्याधि, रोग, चोट, गैंग्रीन कुछ हो गया है और बड़े पशुओं में जब हम उसको हटा रहे हैं तो उसे बोला जाता है एम्पुटेशन। तो क्या बोलते हैं? एम्पुटेशन ऑफ टेल। और टेल में जब एम्पुटेशन करते हैं तो पूंछ के पिछले हिस्से को पूरा कवर स्किन के द्वारा करते हैं, और उस चीज के लिए हम किस प्रकार का चीरा लगाते हैं? वी शेप का चीरा लगाते हैं। कास्ट्रेशन, बधियाकरण, ठीक है, या तो स्पर्मेटिक कॉर्ड को काट करके करेंगे, या फिर जो टेस्टिज हैं या वृषण हैं उनको हटा करके कास्ट्रेशन किया जाता है। दो विधियां हैं, ओपन और क्लोज, खुली और बंद, ठीक है। तो ओपन में किसके द्वारा किया जाता है? चीरा लगा करके किया जाता है, सर्जिकली टेस्टिज को या वृषण को बाहर निकाल दिया जाता है। क्लोज में या तो बड़ी जो कास्टेटर का उपयोग करते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड को क्रश किया जाता है, दबाया जाता है, ठीक है, कुचला जाता है, या फिर इलास्टेटर के द्वारा धीरे धीरे स्पर्मेटिक कॉर्ड को कंप्रेस किया जाता है, जिससे टेस्टिज कमजोर होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया बंद हो जाती है। उद्देश्य क्या है? अवांछित जानवरों की संख्या को नियंत्रित करना, जानवर को नम्र बनाना, जिससे कि हम अपने घरेलू कामों में या भार वाहक के रूप में काम ले सकें। मांस उत्पादन की गुणवत्ता को और मात्रा को बढ़ाने के लिए ये की जाती है, ठीक है। ये अपने उपकरण हो गए। बधियाकरण की विधियों के बारे में हमने बात कर ली थी। बधियाकरण की उम्र, बछड़े में 8 से 10 सप्ताह, बकरी में, किड़ में 3 सप्ताह, मेमने या लैम्ब में 2 सप्ताह, पिगलेट या सुअर में 1 सप्ताह या 7 दिन होती है। उसी तरह से वीनिंग की उम्र थी, इनमें 90 दिन, 12 से 16 सप्ताह हो गई किसमें? बकरी के बच्चे में। और भेड़ में उससे कम होती है थोड़ी सी, 14 सप्ताह, और पिगलेट में 8 सप्ताह के बाद वीनिंग कर देनी चाहिए। ये थी जानवरों की इकाई। एक तो है फार्म खोलने के उद्देश्य से, और दूसरा है जानवरों का आपस में तुलना करना, ठीक है, कि एक बड़ा जानवर कितने छोटे जानवरों के बराबर होता है। तो फार्म वाली जो इकाई है उसमें एक गाय या एक भैंस कैसी दूध देने वाली क्या मानी जाएगी? एक इकाई मानी जाएगी। उसी तरह से एक ऊंट और एक गाड़ी क्या मानी जाएगी? 1 यूनिट मानी जाएगी। इसी तरह से बैलगाड़ी भी है तो वो भी क्या मानी जाएगी? बैल और गाड़ी क्या मानी जाएगी? 1 यूनिट मानी जाएगी। बकरी है, बकरी में 10 बकरियां और एक क्या हो गया? नर, क्या मानी जाएंगी? 1 यूनिट के अंतर्गत आएंगी। भेड़ में 30 भेड़ हैं और एक मेढ़ा है तो वो क्या कहा जाएगा? 1 यूनिट कहा जाएगा। मुर्गी यानी अंडे देने वाली जो लेयर हैं, 100 मुर्गियां हैं तो वो क्या मानी जाएंगी? 1 यूनिट मानी जाएंगी। उसी तरह से ब्रूडिंग यूनिट, जो छोटे चूजे होते हैं, 250 चूजे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? 1 यूनिट के अंतर्गत आएंगे। अब पशुधन इकाई की बात करें तो एक गाय या भैंस कितने बछड़ों के बराबर होती है? 3 बछड़ों के बराबर होती है। एक गाय या भैंस 5 भेड़ या 5 बकरियों के बराबर होती है, या फिर 2 सुअरों के बराबर होती है। ये होती है पशुधन इकाई। बधियाकृत नर को क्या कह रहे हैं? गाय में जो कि नर है गाय का, बुल है, तो उसको क्या बोलते हैं? बधियाकृत बुल को बुलक या स्टीर। बुलक भार वाहक के काम में लिए जाते हैं, और स्टीर किन्हें बोलते हैं? किन बधियाकृत नर को बोलते हैं? जो कि मांस उत्पादन के लिए लिए जाते हैं। इसी तरह से जो भेड़ है उसको वेदर बोल रहे हैं, बकरी में भी वेदर बोल रहे हैं, घोड़ी में गेल्ड या गेल्डिंग कहते हैं, सुअर में हॉग, स्टैग या बोरो कहते हैं, ठीक है। इसके इतना याद रखना है कि मेनली कि हॉग, स्टैग, बोरो तीनों ही किससे संबंधित हैं? बधियाकृत नर से संबंधित हैं, सुअर के अंतर्गत। कुत्ते में अल्टर डॉग कहते हैं, मुर्गियों में कैपॉन कहते हैं, और जितनी भी फीमेल हैं उन सबको क्या बोला जाता है? स्पेड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मीट। तो अलग अलग जानवरों का जो मीट है उसको हम क्या कहते हैं? गाय भैंस में बीफ, भैंसों के को बफन या कैरा बीफ, बछड़े को व्हील बोलते हैं, ठीक है, भेड़ के को मटन, बकरी के को चिबॉन, और खरगोश के को गेम, सुअर के को पॉर्क, पोल्ट्री का चिकन, ठीक है, और जो घोड़ा है
उसको हम क्या बोलते हैं, चिबलॉइन बोलते हैं। ठीक। और जो रेड मीट है, जितने भी जानवर हैं पोल्ट्री को छोड़ करके, वो सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं मेनली, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, रेड मीट के अंतर्गत आते हैं। और व्हाइट मीट में ये पोल्ट्री का मीट, और साथ साथ कई बार खरगोश का जो मीट है वो भी व्हाइट मीट के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो भी कैसा होता है, लगभग चमकीला सफेद प्रकार का होता है, यानी शाइनिंग होती है उसमें। तो खरगोश का मीट भी किसके अंतर्गत आता है, व्हाइट मीट के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये सुअर के मीट के अलग अलग भाग हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जॉल जो गर्दन वाला भाग है, हैम जो जांग वाले भाग के मीट को क्या बोलते हैं, हैम बोलते हैं। बैकन जो बैली वाले भाग से प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैकन कहते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी आज के टॉपिकों से संबंधित। तो इस तरह से यहाँ पर लगभग लगभग आपकी जो एलपीएम है खत्म होती है। कल की क्लास में थोड़ी सी कुछ चीजें रह गई हैं टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, उनके बारे में बात करेंगे। और पिछले जो टॉपिक हैं जो भी हमने पढ़े हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कल की क्लास में करेंगे। तो कल पूरी तरह से अपनी जो एलपीएम है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो इससे आगे फिर अगला सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। ओके। थैंक यू।